हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एसआर कोचिंग क्लासेस में। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग फ्री इनिशिएटिव बेसिकली चला रहे हैं उन स्पेशली उन बच्चों के लिए जो जिनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और जो बेचारे कहीं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो अपने घर बैठे ही हमारे लेक्चर्स के माध्यम से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आपका जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी का, उसमें ये जो मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। देखिए, वैसे भी हमारा बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, हमारे पास जब भी टाइम रहता है तो मैं ये कह सकते हैं सोशल सर्विस के तरीके से मैं आप सभी लोगों के लिए आपकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो है लिटरेरी टर्म्स को लेकर के लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो इसको शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर जी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या किए हैं, तो बस मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि क्या है मेरी क्वालिफिकेशन। देखिए, एजुकेशन के क्षेत्र में तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो मैंने क्वालिफाई ना किया हो। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन हो गई हमारी, बेसिक क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में जो क्वालिफाइड एग्जाम्स हैं जैसे कि एनवीएस टीजीटी हो गया, फिर एनवीएस पीजीटी इंग्लिश, ये आर्मी पब्लिक स्कूल का पीजीटी इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होता है, ये नवोदय भी ऑल ओवर इंडिया एग्जाम है। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी दोनों ही। और बाकी ये हमारा जो लोक सेवा आयोग कराता है एलटी ग्रेड का एग्जाम, वो भी। और ये यूपी का जो पीजीटी आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाला, उसको। उसके बाद में फिर अभी जो है जीआईसी लेक्चरर, जिसमें जिसको भी लोक सेवा आयोग कराता है वो भी क्वालिफाई किया है। बाकी यूपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर, और बाकी फिर हमारा लोक सेवा आयोग जो करवाता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका भी जो है रिटर्न निकाला है। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्स जो हैं वो मैंने किए हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र के एग्जाम है, बाकी मैं दूसरा बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो चूँकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, उसके बारे में मैंने कहा आपको एक बार बता दूँ, बताना भी जरूरी रहेगा, उससे एक अलग ही हमारा आपका अटैचमेंट बनेगा, है कि नहीं। तो हम अपने अनुभव के आधार पर आपको वो सभी चीज़ें बता रहे हैं जहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड में बन सकता है। ठीक है ना, तो जब भी हमारे पास टाइम रहता है मैं आपके लिए आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 है लिटरेरी टर्म्स का। इसमें मैं आपको वो सभी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ या आपको एक्सप्लेन करूंगा जो हमारे बोर्ड में सीधे हमारे पेपर में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस बैलेट की। देखिए, इसके प्रीवियस वाले सेशन में हम लोग बैलेट की बात कर रहे थे, तो वहां पर मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी कि बैलेट क्या होता है, कब इसकी शुरुआत हुई थी। आज वहीं से थोड़ा सा छुटा हुआ था तो उसको मैंने इस वाले वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो देखते हैं, देखिए क्या होता है। द मोस्ट कॉमन स्टेंजा फॉर्म किसकी, बैलेट की, इसे बोलते हैं बैलेट स्टेंजा। और ये क्या होता है, बेसिकली क्वार्टेन में होता है इन अल्टरनेट 4 एंड 3 स्टेट्स लाइन्स। इसमें क्या होता है भाई, ये क्वार्टर में होता है और अल्टरनेट 4 लाइन्स में होगा बेसिकली, और इसमें 3 स्ट्रेस लाइन्स होंगी। स्ट्रेस लाइन में कैसे, जैसे यूजली ओनली दी सेकेंड एंड द फोर्थ, यानी कि दूसरी और चौथी जो होगी, ठीक है, लाइन्स राइम। इसमें दूसरी और चौथी लाइन क्या करेगी, वो मैच करेगी। ठीक है, दूसरी और चौथी लाइन, यानी कि कब क्या होगा, पहली और तीसरी ये राइम करेंगी और दूसरी और चौथी इसमें राइम करेंगी। ठीक, तो टोटल कितनी लाइन होगी, एक स्टेंजा में 4 लाइन्स होंगी। ये तो अगर आपको पता ही है। अभी अगर क्या कह रहा है कि एक अगला आपका टर्म आता है इंक्रीमेंटल रेपिटेशन। ठीक है ना, इसमें मैं आपको बैलेट के फॉर्म बताऊंगा, जैसे कि फॉक बैलेट हो गया, वो आपको वहाँ बताया था, ट्रेडिशनल बैलेट हो गया, पॉपुलर बैलेट हो गया, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अभी आपको ब्रॉड साइड बैलेट बताऊंगा, लिटरेरी बैलेट के बारे में वहां बताया था, उसके बारे में बताऊंगा। अब वहां पर यहाँ देख रहे होंगे इंक्रीमेंटल रेपिटेशन, ये पीजीटी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, इंक्रीमेंटल रेपिटेशन क्या होता है। हो सकता है कि ये इस बार टीजीटी में आ जाए, जीआईसी में आ जाए, या फिर एलटी वाले पेपर में जो होने वाला है उसमें आ जाए। तो क्या होता है इंक्रीमेंटल रेपिटेशन, इसका नाम ही आप समझ रहे होंगे। इसमें क्या होता है, इन विच अ लाइन और अ स्टेंजा इज रिपीटेड। रिपीटेशन का मतलब तो रिपीट होगा, वो तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन पॉइंट कहां पर है, यहां देखिए, बट विद एन एडिशन दैट एडवांसेस द स्टोरी। ध्यान रखना, स्टेंजा तो रिपीट करेगा, लेकिन इस तरीके से रिपीट करेगा जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आगे स्टोरी क्या होने वाली है। ये स्टोरी को क्या करता है, एडवांस करता है। तो आपको फोकस कहां करना है, फोकस आपको करना है यहां पर विद एन एडिशन, यहां से लेकर के दैट एडवांसेस द स्टोरी तक। ये अब आपसे पूछ लिया जाए क्या है, तो आपको यहाँ पर आराम से लगा देना है इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी बात करते हैं, देखो, मैनी ट्रेडिशनल बैलेट्स प्रोबेबली ओरिजिनेटेड इन द लेटर मिडिल एज। तो वही बात है, ट्रेडिशनल बैलेट जिनको फोक बैलेट या पॉपुलर बैलेट के नाम से भी जानते हैं, वो कब ओरिजिनेट हुए, तो ऑब्वियसली आपको बताना है मिडिल एज में।
एंड दे वर नॉट कलेक्टेड एंड प्रिंटेड अंटिल द 18th सेंचुरी। अब यहां पर ध्यान देना, ये दूसरा प्रश्न है। फर्स्ट इन इंग्लैंड एंड देन इन जर्मनी। अब आपको ध्यान देना है ट्रेडिशनल बैलेट जो है बेसिकली कब ओरिजिनेट होते हैं, तो मिडिल एज में होते हैं। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है कि ये कब तक प्रिंटेड नहीं किए जाते हैं या किस सेंचुरी में प्रिंटेड किए जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 18th सेंचुरी। ये ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बना देंगे। देखो लिटरेरी टर्म्स की किताबें तो हम पढ़ते हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस की हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एम एच इब्राहिम को ऑथेंटिक माना जाता है, तो प्रश्न अधिकतर वहीं से आते हैं। लेकिन कैसे क्या चीजें जो है एक्सपर्ट ध्यान में रखता है वो चीजें आप यहाँ पर समझिए। एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, कैसे उसको ट्विस्ट कर सकता है, वो आप ध्यान में रखिएगा। तो 18th सेंचुरी में आपको ध्यान देना है कि 18th सेंचुरी तक जो पॉपुलर बैलेट्स थे ये प्रिंट नहीं किए गए थे। और पहले कहाँ प्रिंट होते हैं, तो ध्यान रखना, पहले होते हैं इंग्लैंड में और उसके बाद में कहाँ होते हैं, ये जर्मनी में। ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, अब यहां ध्यान देना, अब अगला एक टर्म आता है आपके लिए, अब ब्रॉड साइड बैलेट। ब्रॉड साइड बैलेट क्या होता है, तो इसको ध्यान देते हैं। टीजीटी में सिंगल स्टेटमेंट में भी आ सकता है, पीजीटी में भी आ सकता है। अगर सिंगल में नहीं आएगा तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में आ जाएगा कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है ना, उसके हिसाब से। तो देखो ब्रॉड साइड बैलेट क्या होता है, इज अ बैलेट दैट वाज प्रिंटेड ऑन वन साइड ऑफ अ सिंगल शीट। ध्यान रखना, सिंगल शीट लिखा है, हो सकता है वहां पर डबल शीट कर दें, ट्रिपल शीट कर दें, आपको बता ध्यान देना है। सिंगल शीट पर क्या होगा, प्रिंट किया जाएगा, वो भी किधर, बोथ साइड, नहीं बोथ साइड नहीं, सिंगल, यानी कि वन साइड प्रिंट होगा, वन साइड सिंगल सीट, ठीक है ना, इज कॉल्ड ब्रॉड साइड। अब ये किससे डील करेगा, तो ध्यान रखना है, a broadside balance always dealt with a current event or a person or a issue and was sung to a well known tune। क्या बात समझ में आई। अब इसमें क्या खेला करेगा एक्सपर्ट, सपोज उसको बनाना हो, कैसे बनाएगा। नंबर 1, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रॉडसाइड बैलेट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, इट इज प्रिंटेड एट द बोथ साइड ऑफ अ शीट पेपर। ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलेगा कि इट इज printed on one side of a single sheet. Option number C, it is dealt with current events or a person or an issue. And option number D, इसमें लगा देगा कि beginning with the 16th century the broadsides were hawked on the street or a country fair in Great Britain। तो it were famous इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, ये बना देगा। अब आपसे पूछेगा कौन सा गलत है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, मैंने बताया ना, डबल शीट बोला था, डबल साइड नहीं, सिंगल, वन साइड में होगा केवल, ठीक है ना, यही ध्यान देना है। तो मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट याद रखना कि ये वन साइड पे होगा, दूसरा याद रखना सिंगल सीट पे होगा, तीसरा याद रखना ये करंट इवेंट की बात करता है, करंट इवेंट की, इसको कतई दिमाग में बिठा लो, यहां पर कर सकता है वो फ्यूचर और कर सकता है यहां पर वो पास्ट मेरे लाल। तो ये ध्यान देना है, शब्दों के साथ खेला होता है सिर्फ, ठीक है ना। और ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं पूरा एम एच इब्राहिम का, कौनो संदेश हो मेरे लाल, सीधे जाकर के एम एच इब्राहिम बुक को देख लेना, ये बिल्कुल डिक्टो लाइन वहीं से ली गई, क्योंकि मैं एम एच इब्राहिम ही करा रहा हूं आपको बस, ठीक है। लेकिन इसको मॉडिफाइड हम लोग अपने तरीके से करते हैं, क्लियर। चलो हाँ, तो करंट इवेंट पे होगा, चाहे पर्सन हो चाहे इशू हो, ठीक है। और ये 16th सेंचुरी में मोस्टली फेमस था ब्रिटेन में। अब बात करते हैं लिटरेरी बैलेट की। अब इसका नाम ही लिटरेरी बैलेट है, ठीक है ना। और बेसिकली हम जानते हैं कि बैलेट्स वर जनरली सिंग ओरली, है ना, ओरली गाते थे, लेकिन अब जो पब्लिश होने लगे हैं, तो जो पब्लिकेशन के साथ में आते हैं वो लिटरेरी बैलेट्स में आएंगे। जैसे देखते हैं लिटरेरी बैलेट क्या होता है, इज अ नैरेटिव पोएम रिटन इन डेलिबरेट इमिटेशन ऑफ द फॉर्म, लैंग्वेज एंड द स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेट। ध्यान रखना, जितने भी लिटरेरी बैलेट्स होते हैं वो जानबूझकर, ये शब्द याद रखना, यहाँ पर डेलिबरेट के क्या कर देंगे, अनडेलिबरेटली, ठीक है ना। डेलिबरेटली जबकि है खेला कर सकते हैं, अनडेलिबरेटली कर सकते हैं, जानबूझकर। जब आप ट्रेडिशनल बैलेट की फॉर्म को, उसकी लैंग्वेज को और उसकी स्पिरिट को फॉलो करते हैं, तब ये हो जाता है आपका लिटरेरी बैलेट, ठीक है। अब इसमें जैसे एग्जांपल दिया है, कॉलेज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर हो गया, ठीक है। दूसरा आपको पता होना जैसे भाई वाल्टर स्कॉट के भी हो गए, कीट्स का लावेल्डम जन्समर्सी हो गया, ये सभी किस प्रकार के एग्जांपल्स हैं, याद रखना लिटरेरी बैलेट के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है कि भैया विच इज एन एग्जांपल ऑफ लिटरेरी बैलेट, इस तरीके से पूछ सकता है। और आपको एक चीज ध्यान देना, जब हम एम एच इब्राहिम बुक को करें तो उसमें जो एग्जांपल्स दिए वो आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बनाएगा क्वेश्चन तो उन्हीं एग्जाम्पल से पूछ लेगा कि विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी बैलेट, राइट। हाँ, आगे देखते हैं। बराक लिखा है, ये बराक क्या होता है,
इसके बारे में एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझना। बेसिकली क्या है, एक टर्म है जो कि अप्लाइड होता है, अप्लाइड बाय आर्ट हिस्टोरियंस, इसको आर्ट हिस्टोरियन के द्वारा अप्लाई किया गया था एट फर्स्ट डेरोगेटरी। ध्यान देना, जब ये बरॉक शब्द आया है तब इसका एक नेगेटिव मीनिंग होता है। तो प्रश्न यहां बनाया जा सकता है व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम बरॉक वर्ड वाज यूज्ड, है ना, इन विच वे बरॉक टर्म वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, निगेटिव पॉजिटिव या क्वेसी पॉजिटिव या फिर क्वेसी निगेटिव। तो ध्यान रखना है पूरा का पूरा निगेटिव था बिगिनिंग में, यानी कि डेरोगेटरी था। बट बाद में क्या होता है, बट नाउ मेयरली डिस्क्रिप्टिवली, लेकिन अब जो है वर्तमान टाइम पर अब जो है केवल merely descriptively to a style of architecture, sculpture and a painting at the emerged in Italy at the beginning of the 17th century। मतलब अब जो है तब तक धीरे धीरे जब आता है 17th सेंचुरी तब जो है इसको बेसिकली आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में, पेंटिंग में यूज करने लगते हैं। ठीक, ये टर्म वहां से आता है। तो आपको क्या ध्यान देना है यहां पर जो हाईलाइटेड, तो इट में सिग्निफाई एन एलेबोरेटली फॉर्मल एंड अ मैग्निलोक्वेंट स्टाइल इन वर्ड्स और इन प्रोज। मतलब थोड़ा सा डेकोरेटिव होता है, एलेबोरेटली मतलब कहना कुछ कम हो, हमारे उसको लंबा सा खींच देते हैं, बॉम्बास्टिक जिसको बोलते हैं, ये उसी का मान लो एक पार्ट ही है। तो लिखा है इट में सिग्निफाई एनी एलेबोरेटली फॉर्मल एंड मैग्निलोक्वेंट स्टाइल इन वर्ड्स और प्रोज। तो कोई भी प्रोज में हो सकता है, मतलब प्रोज में हो सकता है, वर्ड्स में कोई भी अगर मैग्निलोक्वेंट स्टाइल है, ठीक है, एलेबोरेटली ऑफ चीजें हैं, तो हम उसको बोल देंगे बरॉक। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, यहाँ ध्यान रखना है, प्रश्न आपको कहाँ ध्यान देना है, प्रश्न यहाँ पर ध्यान देना है कि विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बरॉक, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो आपके सामने क्या है, यहाँ पर देखेंगे जैसे लिखा है मिल्टन का, यहाँ लिखा ना सम वर्स passages इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो कुछ जो है सिम्टम्स बरॉक के कहाँ आपको देखने मिलते हैं, पैराडाइज लॉस्ट में। तो अगर ये ऑप्शन में दिया है तो ये गलत तो नहीं माना जाएगा, ये एम.एच. इब्राहिम का है, बात समझ में आई। अगर ये दे दिया जाए कि भाई क्या पैराडाइज लॉस्ट जो है इसका एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल है। थॉमस डी क्वेंसी जो है प्रो डिस्क्रिप्शंस ऑफ हिज ड्रीम्स इन कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर, इनका जो है ये वर्क इसमें भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये जो एग्जाम्पल आपके किसके हैं, बरॉक के हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगला क्या याद रखना है, द टर्म बरॉक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश एंड द पुर्तगीज नेम फॉर अ पर्ल। ध्यान देना है दैट इज रफ एंड इरेगुलर इन शेप। अभी क्या ध्यान देना है कि ये जो बरॉक टर्म देख रहे हैं ये स्पेनिश और फिर ये पुर्तगाली, ठीक है ना, वहां से नाम लिए गए, और स्पेशली ये कहाँ से, पर्ल से, जो कि बहुत एक रफ दिखने में है और इरेगुलर है शेप में, तो वहां से ये टर्म लिया गया, यानी कि स्पेनिश से और पुर्तगीज से। ठीक, ये ध्यान देना है। तो कौन सी ऐसे दो जो है कंट्रीज हैं या दो लैंग्वेजेस हैं कह सकते हैं, तो स्पेनिश और पुर्तगीज, जहां से ये टर्म को जो है लिया गया है। मैं एक एक चीज को हाईलाइट कर दे रहा हूं, आपको अच्छे से देखना है। अभी एक एंटी क्लाइमेक्स है, और आप जानते हैं एक क्लाइमेक्स होता है, एंटी क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स तो आप सबको पता ही होगा। देखो, यानी कि एक होता है बैथोस कह लीजिए या फिर एंटी क्लाइमेक्स कह लीजिए, और एक होता है क्लाइमेक्स। ये दो टर्म आपको बता रहा हूं। देखो, बैथोस क्या होता है, बैथोस कहो या एंटी क्लाइमेक्स को, दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। पर ध्यान ये रखना है कि जो बैथोस होता है वो अनइंटेंशनली होता है, बैथोस, ठीक है ना, और जो एंटी क्लाइमेक्स होता है वो इंटेंशनली होता है। मतलब समझना, बैथोस और एंटी क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, यानी कि सबसे पहले ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसमें क्या होता है, क्लाइमेक्स में क्या होता है कि पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे, यानी कि ये क्लाइमेक्स हमेशा कैसा होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और बैथोस एंटी क्लाइमेक्स किस में होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। तो इसमें क्या होता है कि भाई बैथोस में और एंटी क्लाइमेक्स में, जैसे मान लो हम लोग कोई मूवी देखते हैं, पहले समझना, मूवी में हम लोग देखते हैं कि भाई हीरो को विलन को मारना चाहिए, लेकिन पता लगे एट द एंड जब हम देखते हैं कि दूसरा जो है विलन के बजाय हीरो ही मर गया, तो क्या उसे आप क्लाइमेक्स कहेंगे या एंटी क्लाइमेक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, ओब्वियसली हम लोग एंटी क्लाइमेक्स कहेंगे, है कि नहीं। मरना चाहिए था पहले विलन को, लेकिन पता लगा हीरो चला गया। बात दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही है। तो बैथोस क्या करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब तीन चीजें लगा दी, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बैथोस है या फिर क्लाइमेक्स है। देखो मैंने क्या बताया, बैथोस में क्या करेंगे,
सबसे पहले जो ज़्यादा महत्व मतलब जो होगी उसको शुरुआत में रखेंगे, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने कहा आई हैव लॉस्ट माई वाइफ, माई मोबाइल एंड माई पर्स। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या आपने देखा, क्या क्लाइमेक्स या फिर ये एंटी क्लाइमेक्स है। तो मैंने किसमें बताया, मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा मैंने अपनी वाइफ को खोया, फिर मैंने अपने फ़ोन को खोया, और फिर हमने पर्स को खोया। तो एट द एंड में क्या है, क्या इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वाइफ? बताओ बताओ। वाइफ से ज़्यादा पर्स? हमारे कहने का मतलब समझो, हमने आपको दो चीज़ें बताई, एक मैंने बताया डिसेंडिंग ऑर्डर, एक मैंने बताया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। हाँ, लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आपने चीज़ कहाँ रख दी, लास्ट में रख दी। बात समझ में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको कहाँ रखनी चाहिए थे, लास्ट में, लेकिन आपने उसको शुरुआत में ही कर दिया। लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, लीस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में पहुँचा दी। तो बैथॉस का मतलब क्या होता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, मतलब घटते क्रम में बढ़ते क्रम, समझ रहे हैं, उसी के हिसाब से है। बैथॉस का मतलब जो है क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, उतरते हुए, यानी कि घटते क्रम में। और क्लाइमेक्स का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में। बस इसमें यहाँ पर सबसे पहले कोई इंपॉर्टेंट, फिर उससे इंपॉर्टेंट, फिर उससे इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में आए, सबसे इंपॉर्टेंट वो समझ लेना क्लाइमेक्स है। बात समझ में। और इसका उल्टा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर शुरुआत यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बैथॉस हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ आनी चाहिए, उधर सबसे लास्ट में पहुंचनी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन आप उसको पहले रख देना, मतलब कि जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उसमें आपके लिए पर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी वाइफ नहीं इंपॉर्टेंट है, तो एंटी क्लाइमेक्स हुआ ना, वो बैथॉस हुआ। असेंडिंग डिसेंडिंग समझिए, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में। चलो वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखो लिखा है एंटी क्लाइमेक्स इज समटाइम एम्प्लॉयड एज एन इक्विवेलेंट ऑफ बैथॉस। तो ये बैथॉस के जो है बराबर ही होता है, मैंने बस बताया अंतर क्या होता है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बट इन अ मोर यूजफुल एप्लीकेशन एंटी क्लाइमेक्स इज नॉन डेरोगेटरी। ध्यान देना, पहले तो ये पॉइंट है कि एंटी क्लाइमेक्स जो होता है वो नॉन डेरोगेटरी होता है। डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी को शर्मिंदा करना, या मतलब थोड़ा सा निगेटिव टाइप का, निंदनीय। तो एंटी क्लाइमेक्स जो होता है वो नॉन डेरोगेटरी होता है। इसमें भी क्या करते हैं, कोई भी जो सीरियस सब्जेक्ट हो, है ना, उसको क्या कर देते हैं, ट्राइबल बना देते हैं, तुच्छ। मतलब बात इतनी, अब जैसे मान लो हमारे यहाँ की बात हो रही है किसी सीरियस मुद्दे पर, और एक आदमी बोलते अब उसको थोड़ा मजाक भी में ले लें, तो हम लोग बोलते हैं यार क्या है, मतलब तुम यार कैसे आदमी हो यार, इतना सीरियस मैटर चल रहा हो तुम यार यहाँ दांत दिखा रहे हो। तो मतलब उसने क्या कर दिया, एंटी क्लाइमैक्स हो गया, है ना। उसने सीरियस सब्जेक्ट को कैसा कर दिया, हाँ, ट्राइबल बना दिया। तो जैसे हम मुक इपिक देखो, अब कहें इपिक का मतलब ही होता है भाई जिसका सब्जेक्ट मैटर सीरियस हो, है कि नहीं है, लेकिन उसमें मोक लगा दिया, मतलब अब सीरियस चीज को तुम उपहास का जो है एक पात्र बना दे रहे हो, तो हुआ ना उल्टा, एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा। एंड डिनोट्स राइटर्स डेलिबरेटली ड्रॉप फ्रॉम द सीरियस एंड एलिवेटेड टू द ट्राइबल एंड लोली इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमिक अ सैटारिक इफेक्ट। मतलब मैंने क्या बताया, एंटी क्लाइमेक्स जो है डेलिबरेटली होगा, और बैथॉस जो होता है अनडेलिबरेटली होता है, वो अनजाने में हो जाता है। एंटी क्लाइमेक्स जानबूझ के ऐसा करते हैं हम लोग हैं, ठीक। अब जैसे मान लो कोई बाहर से आया, अब आपको उसको नहीं पता कौन सी बात आप कर रहे थे, वो अपने मजाक करने लगा, तो अब उसे नहीं पता है और सीरियस मैटर पर हंसने लगा, तो आप समझ लेना ये बैथॉस है। और हम जान रहे हैं कि यार तुम्हें पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम जो है मजाक उड़ाए रहे हो, तो जो कहा हुई एंटी क्लाइमेक्स हुई, है कि नहीं है, यही चीज है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलो अभी बायोग्राफी देखते हैं, हालांकि ये पूछा जा चुका है, तो बायोग्राफी सबको ही पता है क्या होता है भाई, देखते हैं ड्रेडन जी के हिसाब से। तो ये आपको बेसिकली क्या है, डेफिनेशन याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो जॉन ड्रेडन ने डेफिनेशन क्या बताया बायोग्राफी का, तो बोलते हैं कि डिफाइंड बायोग्राफी नीटली एज द हिस्ट्री ऑफ अ पार्टिकुलर मैंस लाइफ। तो ये लाइन सीधे आ सकती है कि बताइए ये किसका डेफिनेशन, द हिस्ट्री ऑफ अ पार्टिकुलर मैंस लाइफ, ये क्या है, ये बायोग्राफी है या ऑटोबायोग्राफी है। तो याद रखना ये बायोग्राफी में ही सीधा का सीधा जो है स्टेटमेंट दिया गया है, इसीलिए इसको बायोग्राफी से एसोसिएट करेंगे ना। बाकी तो हम जानते हैं कि जब हम किसी दूसरे बंदे का लाइफ लिखते हैं
तो उसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। जब हम खुद अपने बारे में अपने आप लिखते हैं तो फिर वो ऑटोबायोग्राफी हो जाता है। बाकी हेजियोग्राफी पीजीटी में पूछा जा चुका है। हेजियोग्राफीज इसमें क्या होता है, द स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ अ क्रिश्चियन सेंट्स, इसमें जो क्रिश्चियन सेंट्स होते हैं उनके लाइफ के बारे में बताया जाता है। एंड ऑफन बेस्ड मोर ऑन पायस लीजेंड्स देन ऑन फैक्ट। अभी ध्यान देना है, बेसिकली लीजेंड्स पर बेस्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स पर इतना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फैक्ट पे होता नहीं, फैक्ट पे होता है, लेकिन फोर्स कहाँ पे दिया जाता है, लीजेंड्स पे दिया जाता है। ठीक, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ज्योग्राफी किसके जीवन बेस्ड है, क्रिश्चियन सेंट्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ऑटोबायोग्राफी देखते हैं ये क्या है। बेसिकली देखो हमको पता है, इज अ बायोग्राफी रिटन बाय द सब्जेक्ट अबाउट हिमसेल्फ। इसका सब्जेक्ट कौन होगा, हाँ हिमसेल्फ होगा या फिर हर सेल्फ होगा, खुद ही। अब क्या ध्यान देना है, इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेमोयर। मेमोयर से इसको आपको अलग करना चाहिए। बात समझ में आई, मेमोयर से ये अलग है। अभी आपको समझना है क्या है, इन विच द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द अथर्स सेल्फ डेवलपिंग सेल्फ। मतलब क्या है कि इसमें मेमोयर में और ऑटोबायोग्राफी में अंतर क्या है कि ऑटोबायोग्राफी में सेल्फ डेवलपिंग पर ज्यादा जो है फोकस किया जाता है, जबकि मेमोयर में ऐसा नहीं है। मेमोयर भी हम ही लिखते हैं, अपने आप ही लिखते हैं हम लोग हैं। मतलब अंतर कितना है कि ऑटोबायोग्राफी में सेल्फ अपने ऊपर कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो हम अपने आप लिखते हैं अपने बारे में, तो वो ऑटोबायोग्राफी में आएगा, बाकी मेमोयर में नहीं। बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर्स हैज नोन और विटनेस्ड एंड आल्सो फ्रॉम द प्राइवेट डायरी और अ जर्नल। मतलब क्या है कि मेमोयर में क्या करते हैं कि जो हमें लोग मिलते हैं या फिर जो घटनाएं हमारे साथ में होती हैं, ठीक है, उनको हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं मेमोयर में। और ऑटोबायोग्राफी में क्या है, हम यहाँ पर ध्यान देना है, ये सेल्फ डेवलपिंग। ये टीजीटी में प्रश्न आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, इस बार वाले पेपर में आया था, ये होता है। अब बात करें डायरी और जर्नल की, विच इज अ डे टू डे रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स इन वंस लाइफ रिटन फॉर पर्सनल यूज एंड सेटिस्फेक्शन विद द लिटिल और नो थॉट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, ये से अपनी डायरी वगैरह उसलिए लिखते हैं जिसमें हम डेली टू डेली जो हमारी इवेंट्स होती हैं, ठीक है, उसके बारे में नोट करते हैं, या फिर जो है कोई पर्सन हमको मिला है उससे हम बात किए हैं, ठीक है। और ये स्पेशली किसके लिए होती हैं, ये ध्यान देना है, पर्सनल यूज के लिए होती है डायरी और जर्नल। ठीक, अब जैसे एग्जांपल की बात करें, इसमें डायरी सबसे ज्यादा किसकी फेमस है, ठीक है, हाँ, पेप्स्के और जॉन एवेलिन। ठीक, ये दो लोग डायरिस्ट हैं, काफी ज्यादा फेमस हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और यहाँ ध्यान देना, देखो बाकी जेम्स बॉसवेल जो हैं ये बायोग्राफर हैं सैमुअल जॉनसन के, आपको पता होना चाहिए। और बाकी सैमुअल जॉनसन ने जो है लाइफ्स ऑफ द पोएट्स लिखा है, वो भी बायोग्राफी का एग्जाम्पल, जिससे 52 बायोग्राफीज हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, देखो द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी, ये क्वेश्चन आ चुका है, पीजीटी में पूछा गया था। द फर्स्ट डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी बात करेंगे तो हो जाएगा कन्फेशन ऑफ एसटी अगस्टाइन। ये पूछा जा चुका है, ठीक, ये पूछा जा चुका है सीधा सीधा। रिटन इन द 4th सेंचुरी, यह ध्यान रखना कौन सी सेंचुरी में लिखा गया था, 4वीं में। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो यहाँ ध्यान देना, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी तो आपको जो मैं टर्म बता रहा हूँ वहां ध्यान देना है। देखो क्या होता है, centers on what becomes the crucial experience in Christian autobiography, the author's anguished mental crisis। ये ध्यान देना है, स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, एंग्विस्ड मेंटल क्राइसिस। आप मेंटल जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में बताया जाता है इसमें स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी में, ठीक है। एंड रिकवरी एंड कन्वर्जन इन विच ही डिस्कवर्स हिज क्रिश्चियन आइडेंटिटी या फिर रिलीजियस वोकेशन। तो जिसमें रिलीजियस वोकेशन की बात की जाए, जिसमें क्रिश्चियन आइडेंटिटी को सर्च करने की बात की जाए, जिसमें मेंटल क्राइसिस की बात की जाए, तो वहां पर कौन सी ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी या फिर क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना। सब, हाँ सब, स्पिरिचुअल और क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी मतलब सिमिलरली उसमें हम स्पिरिचुअलिज्म को ही ढूंढ रहे हैं क्रिश्चियन में, ठीक है। चलो, ब्लैंक वर्स हम सभी जानते हैं, इसमें क्या होता है भाई, कंसिस्ट ऑफ एन आयोनिक पेंटामीटर होता है इसमें, है, ठीक है ना। और जिसमें आपको पता है स्टड और अनस्टड सिलेबल होते हैं, बस इसमें क्या नहीं होता है, मीटर होता है लेकिन राइम नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, तो पता ही आपको है।
5 स्ट्रेस्ड आइएम्बिक वर्ड्स होंगे, ठीक है, एंड विच 5 स्ट्रेस्ड होंगे और 5 अनस्ट्रेस्ड होंगे, बस खत्म। विच आर अनराइम्ड, इसमें राइम होगी नहीं, ठीक है, आपको पता है। और इसको इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस कराया था, तो आपको मालूम होना चाहिए, अर्ल ऑफ सरे ने, ठीक है। और ये ध्यान देना है आपको है, अर्ल ऑफ सरे ने, वो भी किस वर्क में, तो ध्यान देना है वर्जिल की जो बुक है एनीड, ठीक है ना, उसका बुक नंबर 2 और बुक नंबर 4 का ट्रांसलेशन किया था, उसको ब्लैंक वर्स में किया था, ठीक है, वहीं से माना जाता है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हाँ, बुक 2 और 4 जो है नीड का, ये भी इपिक है, तो उसका इन्होंने ट्रांसलेट किया था, तो वहीं से जो है ब्लैंक वर्स माना जाता है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था इंग्लैंड में। अब बाकी फ्री वर्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि भाई फ्री वर्स में क्या होता है, नो मीटर नो राइम, है कि नहीं। और इसके फादर कौन है, तो वर्ल्ड विटमैन जी है कि नहीं। हाँ, और मॉडर्न में काफी ज्यादा फेमस हो गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, चलो बताना, आपको बताना है, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप बताना, जो आपका द वेस्टलैंड जो है, क्या लगता है आपको, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है नहीं लिखा गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यस और नो ओनली टाइप कीजिए। क्या करेंगे, वेदर द वेस्टलैंड इज रिटन इन ब्लैंक वर्स और नॉट, देन टाइप यू हैव टू से यस और नो। अगला देखते हैं, डिवीजन इन ब्लैंक वर्स पोएम्स। अब ब्लैंक वर्स पोएम्स में भी डिवीजन कर दिया गया है, उसके लिए एक अलग शब्द लगाया जाएगा, यूज्ड टू सेट ऑफ अ सस्टेन्ड पैसेज आर कॉल्ड वर्स पैराग्राफ। ये ध्यान देना, वर्स पैराग्राफ क्या करते हैं, जब ब्लैंक वर्स में बेसिकली क्या करते हैं, पोएम्स में डिवीजन कर देते हैं और इसको यूज करते हैं टू सेट ऑफ अ सस्टेन्ड पैसेज, कोई एक पर्टिकुलर पैसेज ले लेते हैं, ठीक है ना, उस वाले हिस्से को हम लोग क्या नाम देंगे, वर्स पैराग्राफ। तो आपको ध्यान यहाँ पर देना है, सस्टेन्ड पैसेज की जब हम बात करेंगे तो आप समझ लेना ये वर्स पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, वर्स पैराग्राफ कहाँ कहाँ यूज हुआ, ये वाला एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है ना, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्स पैराग्राफ, ध्यान देना। तो आपको पता है सबको भाई मिल्टन का क्या हो गया, आपका पैराडाइज लॉस्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो 20 शुरुआत में जो लाइन है, अब यहाँ ध्यान देना, बिगिनिंग विद द ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और एंड कहाँ तक होता है ये, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यहाँ पर इसका एंडिंग हो जाता है। जब आपसे पूछा जाए कि विद विच लाइन द वर्स पैराग्राफ एंड्स, आपको लाइन मालूम पैराडाइज लॉस्ट के दे दी, और आपसे पूछा कि इनमें से किस लाइन के साथ में जो है वर्स पैराग्राफ एंड होता है, तो शुरुआत तो पता ही है आपको है, तो वो तो पूछेगा नहीं, तो आपको ध्यान देना ये वाली लाइन, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बार हो सकता है कि 2025 वाला आपका एग्जाम जो होगा उसमें हो सकता है आ जाए लाइन, ठीक है। एंड आल्सो द ओपनिंग वर्स पैराग्राफ ऑफ 22 लाइंस इन वर्ड्सवर्थ टिंटन अब्बे, तो ये भी ध्यान देना, हाँ 22 लाइन है, ठीक है ना, उसमें 26 है, ये 22 लाइन है, तो ध्यान रखना है। अगर क्या पूछा जाए वर्ड्सवर्थ का जो टिंटन अब्बे है, क्या ये वर्स पैराग्राफ का एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलता है, तो मैंने वही बताया ना आपको, अगर आपको पहले एग्जाम्पल में दे देगा कि व्हाट आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वर्स पैराग्राफ, तो एक दे देगा मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, मतलब ऑप्शन दे दिया पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रिगेंड, तो दूसरा दे दिया पैराडाइज लॉस्ट, और फिर दे दिया आपको टिंटन अब्बे, तीसरा दिया टिंटन अब्बे है, और उसके बाद में आपको दे दिया सैमसन अगोनिस्ट। तो आपको पता है 2 एग्जाम्पल, क्या, टिंटन अब्बे और, हाँ बस ठीक, इस तरीके से हो सकता है, दोनों एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे बढ़ते देखें, देखिए पर्चमेंट आपको ध्यान देना है, ये एक टर्म था उसमें, पर्चमेंट है, वेलम है, ठीक है, कोडेक्स है, ये वैसे पूछे नहीं जा सकते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा माइनर डिफरेंस है, तो हो सकता है कि बना दे। तो पर्चमेंट क्या होता है, वॉज मेड फ्रॉम द स्किन्स, ये भी किसकी स्किन से बना होता है, देखना शीप के, गोट्स के, कैलवेस के, ठीक, ये एनिमल्स उनके नाम है, विच वर स्टेज्ड एंड स्क्रेप्ड क्लीन टू द सर्व एज अ मटेरियल फॉर राइटिंग। तो यहाँ ध्यान देना, जो पर्चमेंट बनाया जाता था जिसको हम लोग राइटिंग मटेरियल के रूप में यूज करते थे, वो किसका बना हुआ होता था, ये आपके 3 जो है ये एनिमल्स हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लें, इनका बना होता है। जबकि वेलम की बात करेंगे, वेलम इज समटाइम्स यूज्ड इन इंटरचेंजेबली विद द पर्चमेंट, तो याद रखना एक यहाँ पर। अब आपसे अगर प्रश्न बना दिया जाए कि विच वर्ड इज इंटरचेंजेबली यूज्ड फॉर पर्चमेंट, ऐसा कौन सा वर्ड है जो पर्चमेंट के साथ में इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, क्या वो कोडेक्स है, क्या वो वेलम है, ठीक है, तो याद रखना है क्या है वो आपका, वेलम के साथ में क्या है, पर्चमेंट जो है वो वेलम के साथ में इंटरचेंज किया जा सकता है, बट इट इज मोर यूजफुल एज अ टर्म फॉर एन स्पेशली
फाइन टाइप ऑफ parchment। ध्यान देना, वेलम जो होता है काफी ज्यादा फाइन माना जाता है इन कंपेरिजन ऑफ parchment। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर parchment जो ये बना होता है शीप, गोट्स और कैल्प्स का, वेलम भी बना होता है, लेकिन वेलम को ज्यादा फाइन माना जाता है, अच्छा माना जाता है। दैट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द parchment was cut into the leaves। कहाँ गया? A delicate the skin of a calf or a kid। क्योंकि ये इनके काफ या फिर किड के स्किन से बना होता है, और ये हो सकता है पूरे के पूरे फुल फ्लेज जो है डेवलप्ड एनिमल्स उनसे बना होता है। इसलिए बात करते हैं टू मेक अ कोडेक्स। कोडेक्स क्या होता है? बेसिकली कोडिस, ये कोडिसेस का इसका प्लूरल है कोडेक्स का। दैट parchment was cut into leaves। इसमें क्या किया जाता है? जो parchment होता है उसको किस में काटते हैं? लीव्स में काटते हैं, एज इन द मॉडर्न प्रिंटेड बुक्स जो कि आप देख रहे हैं आजकल के। तो द लीव्स वर स्टिचेड टुगेदर ऑन वन साइड एंड देन बाउंड। इसमें क्या करते हैं कोडेक्स में? जो आप यहाँ देख रहे हैं parchment, इसको लीव्स के टाइप में काटा जाएगा, उसके बाद में क्या होता है? इसको फिर बांध दिया जाता है, सील करके, और एक साइड में इसको बांध दिया जाता है। बस ये है। चलो आज के लिए बस इतना ही। आई होप जितने भी इसमें टर्म्स आपको एक्सप्लेन किए गए होंगे आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको हमारे द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं आप उसको पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हम लोग जो हैं टाइम निकाल करके आपके लिए इतना करते हैं, जब भी हमको टाइम मिलता है सैटरडे या संडे में, तो फिर मैं ऑब्वियसली आपके लिए जो है 1 या 2 सेशन ज़रूर लेकर के आता हूँ, और ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। बेसिकली हमारे द्वारा अगर किसी का भला हो रहा है तो इससे बेहतर बात क्या है? शिक्षा दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो जब आप भी सफल हो जाएं तो जरूर कम से कम 2 लोगों के लिए तो आप कीजिए, वो 2 लोग दूसरे के लिए करेंगे तो हो सकता है कि जो नीडफुल है उनके लिए कुछ हेल्प हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।